शाम होते होते 5 बजे पापा का कॉल आया, कहते कल सुबह शादी करेंगे। टॉकिंग अबाउट योर बैकग्राउंड, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कौन सा रहा है? वो कनाडा आने का एक्सपीरियंस है ना, एक बहुत फिल्मी जैसे आप कहो ना वैसा है। राइट, उसका फ्रूट मुझे मिला 2024 में, जब मैंने वही रेस्टोरेंट उसके पास से परचेज कर। टॉप 3 आइटम्स व्हिच यू लाइक खाने में या बनाने में? खाने में, दोनों में बता दो। ओके, बनाने के लिए आई लाइक चाइनीज फूड, क्योंकि उसमें ना फील आती है एकदम हाई फ्लेम, उसके ऊपर वॉक डालो, ऑयल डालो, वेजीज डाल के उसको ऐसे चलाओ, वो करो एक काइंड ऑफ। कि आप जो कर रहे हो वो अगर प्रोफेशन आप ना कर रहे होते तो आप क्या कर रहे होते? अभी आपके केस में ना मैं आपको बता देता हूँ, आपने शेफ भी किया है, आप इवेंट्स में भी काम कर रहे हो, अपने रेस्टोरेंट में भी काम किया। अगर ये कुछ नहीं करते तो आपका ऐसा कुछ है या फिर ऐसा कोई पैशन है जिसको आप फॉलो करते हैं? इस पूरे पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे देन यू कैन सब्सक्राइब टू CIS सो दैट हम हर हफ्ते पॉडकास्ट को और बेहतर बनाते जाए। अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिले तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस पॉडकास्ट का ऑडियो वर्जन एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई एंड अमेजन म्यूजिक पे अवेलेबल है। नाउ एंजॉय दिस पॉडकास्ट। सो आपका कनाडा का जर्नी स्टार्ट कैसे हुआ? आपका कनाडा आने का इंस्पिरेशन क्या था? आपका क्या आइडिया था, क्या थॉट था? देखिए, अगर कनाडा के जर्नी की मैं सच में बात करूँ तो बीइंग एन ओनली सन, मेरा कनाडा आने का कोई भी प्लान नहीं था। इनफैक्ट कोई भी फॉरेन कंट्री में जाने का मेरा कोई भी पहले से प्लान नहीं था। मेरे मॉम को बहुत शौक था कि मैं कहीं पर आफ्टर माय 12th और या कॉलेज में कहीं पर बाहर जाऊँ स्टडीज़ के लिए वगैरह। बट जैसे मैंने कहा कि आई वाज द ओनली सन, तो मेरे ऐसे कोई पर्सनल प्लान्स नहीं थे। इनफैक्ट मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। कनाडा में आने का रीज़न एक ऐसा हुआ कि जब मेरी एंगेजमेंट हुई, मेरी देन फियांसे अवनी ऑलरेडी प्रिपेयर कर रही थी कनाडा आने के लिए। उसका IELTS का क्लासेस वगैरह सब चालू था। एंड आफ्टर एंगेजमेंट जैसे कि बोलो कि उसकी और मेरे मॉम की ऐसे टीम हो गई, राइट, क्योंकि मेरी मदर को भी इच्छा थी कि मैं बाहर जाऊँ। माई देन फियांसे नाउ वाइफ अवनी ऑलरेडी प्रिपेयर कर रही थी, राइट। तो काइंड ऑफ वहाँ से एक ऐसा हुआ संजोग कि फिर चलो मैंने भी सोचा कि वाई नॉट गिव इट अ ट्राई। मैंने IELTS ज्वाइन किया उसके साथ। संजोगवश मेरा उससे पहले IELTS क्लियर हो गया। Okay. और काइंड ऑफ फिर मैंने यहाँ पर एडमिशन के लिए सॉर्ट आउट किया, स्टार्ट किया टू लुकिंग एट द यूनिवर्सिटीज़ एंड स्टफ। फैनशॉ कॉलेज में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में मेरा एडमिशन हुआ। एंड देन काइंड ऑफ 2019 का वो टाइम था जब मैं यहाँ पर आया। इंस्पिरेशन तो मतलब काइंड ऑफ वही थी कि लेडीज़ ऑफ द हाउस की इच्छा थी। इसके वजह से मैंने सोचा कि व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई एंड स्टफ। या फिर मतलब वही हिसाब से सब प्रोसेस हुई एंड आई वाज हियर, राइट। सो वही वो लड़कियों के चक्कर में आप कनाडा लड़कियों के चक्कर में इन द सेंस कि जब फैमिली की कोई इच्छा होती है तो बीइंग अ मेल, राइट, होता है कि व्हाई नॉट, अगर किसी की इच्छा है एंड दे आर लुकिंग समथिंग इनटू इट, अगर उनको कुछ दिख रहा है तो कुछ सोचा ही होगा उन्होंने, कुछ दिख रहा होगा उनको, तो फिर उसी हिसाब से आई गिव इट अ ट्राई एज वेल। वो आपकी जब आपने कनाडा की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आपकी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी थी? यस, जब मैंने कनाडा की प्रिपरेशन स्टार्ट की तब मेरी एंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुकी थी। वो जिस क्लासेस में जाती थी वहाँ पर मैंने भी एडमिशन लिए। काफ़ी सारे दोस्त बने वहाँ पर जिनके साथ अभी भी मैं लकीली टच में हूँ। उसका ग्रुप काइंड ऑफ मेरा ग्रुप हो गया। एंड सारे लोग बहुत ही अच्छे थे, सपोर्टिव थे। एंड वी आर स्टिल इन टच। लाइक उसमें से एक फ्रेंड इंग्लैंड में है, एक फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया में है, हम दोनों यहाँ पर है। दूसरे कोई लोग भी है जो यहाँ पर है। सो इट्स काइंड ऑफ फैला हुआ बिजनेस है हमारा। मजनू भाई कहते हैं वैसा, काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है हमारा। टॉकिंग अबाउट योर बैकग्राउंड, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कौन सा रहा है? मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड इज़ इन एग्रीकल्चर। मैंने बैचलर्स और मास्टर्स इन एग्रीकल्चर किया हुआ है फ्रॉम नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। 2012 में बैचलर स्टार्ट किया था, 2018 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ। अच्छा।
तो वही है, एग्रीकल्चर में बैकग्राउंड था स्टडी में मास्टर्स के वक्त भी, बट काइंड ऑफ मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा फूड के तरफ ज़्यादा था। मुझे पहले से ही कुकिंग में शौक था, काइंड ऑफ आई गेस 13-14 ईयर्स का होऊंगा तब से इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा था। तो मुझे जब इंडिया में था तभी रेस्टोरेंट करनी ही थी, काइंड लाइक करनी ही थी इन द सेंस कि इच्छा थी कि मेरी खुद की एक मैं रेस्टोरेंट करूँ, क्योंकि वैसे ही मतलब तब तो मैं फ्रेंड्स फैमिली वगैरह सब जब इकट्ठा होते थे, देन आई यूज्ड टू कुक लाइक डोसा, काइंड ऑफ मेरी स्पेशलिटी नहीं बट लाइक इंटरेस्ट ज़्यादा था, तो मतलब वो सब सीखता था। और उसमें सबसे बड़ी हेल्प ये हुई कि मेरे अंकल की एक रेस्टोरेंट थी वहाँ पर सूरत में, तो तब वीकेंड्स पे वहाँ पर जाना, वहाँ पर रहना, उनके साथ काम करना, सीखना वगैरह सब। तो उसने तो उस वहाँ से थोड़ा ज़्यादा एक बूस्टअप मिला कि मैं सीखा सब, मैंने क्या होता है, कैसे होता है, टेस्ट वगैरह सब। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया आपने, जाके शेफ के साथ यस, या इन द सेंस वही रेस्टोरेंट चलाते थे तो अंदर किचन में काम करना या बाहर हैंडल करना, ये वो वगैरह। तो उसी हिसाब से एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग है, लेकिन अभी मैं जो काम कर रहा हूँ वो काइंड ऑफ अलग है, टोटली डिफरेंट है यार। सो आपका मतलब शेफ का एक्सपीरियंस तो पहले से रहा है, खाना बनाने वाला, बट आपने फिर आप कनाडा आए, राइट? या सो आपकी पढ़ाई पूरी डिफरेंट थी। सो व्हाट, हाउ वाज दैट स्टूडेंट लाइफ? वो कनाडा आने का एक्सपीरियंस है ना, एक बहुत ही फिल्मी जैसे आप कहो ना वैसा है। मैं बहुत लोगों को कभी कभी सुनाता हूँ तो मुझे बोलते हैं कि ये भाई कोई फिल्म का सीन ही है वैसे वगैरह। और हुआ ये था कि जब मैंने एग्रीकल्चर में या एग्री बिजनेस मैनेजमेंट फैनशॉ कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, हम जब जीआईसी पे करते, मैंने जीआईसी पे करी थी, किसी कारणवश वो जीआईसी डिले हो गई थी और उसके वजह से मेरा पूरा वीज़ा प्रोसेस ही एक लेट हो गया था। कॉलेज ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी, और फिर मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ, मेरा पासपोर्ट आया, स्टैंप हो गया, और कॉलेज तब ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी, राइट। मेरी एंगेजमेंट भी हो चुकी थी तब, वी वर सपोज टू बी गेटिंग मैरिड इन दिसंबर, बट दिसंबर के पहले ही सितंबर इनटेक में मेरा एडमिशन हो गया था। तो प्लान्स कुछ एक्चुअली अलग थे। प्लान्स ऐसा था कि जब एडमिशन हो जाए तो 2-3 वीक का टाइम मिलेगा, राइट, फॉर प्रिपरेशंस टू लीव इंडिया एंड स्टफ। तब उस टाइम में हम कुछ शादी वगैरह करेंगे, मैं और मेरी वाइफ शादी करेंगे, विल स्पेंड अ लिटिल टाइम टुगेदर, जो भी टाइम है। उसके बाद मैं यहाँ आ जाऊँगा, 2-3 महीने में जॉब ढूंढ के, वो जो प्री प्लानिंग जो इंडिया से आने के पहले सबके दिमाग में होती है, राइट, बट दे नो द रियल सिचुएशन व्हेन दे कम हियर। उसके सिवाय उनको पता नहीं चलती है। तो सेम सिमिलर जो दूसरे लोगों के होते हैं, सेम मेरे वही प्लान थे। 1 साल की स्टडी थी मेरी मास्टर्स कंप्लीट थी, तो मैंने एक्चुअली मेरा प्लान वही बनाया था कि मास्टर्स डिग्री के बेस पर, तब उस टाइम में जो पॉइंट सिस्टम चल रहे थे, 430 में आपको इन्विटेशन आ रही थी, राइट, तो मेरे 450 पॉइंट्स हो रहे थे 1 साल की स्टडी, 2019 बिफोर कोविड। या तो काइंड ऑफ लाइक जैसे कि 1 साल के मास्टर्स डिग्री के बेस पर 1 साल की जॉब ले लूँगा, 1 साल स्टडी करूँगा, 2-3 महीने में वहाँ पर जाके जॉब ढूंढ के काम करके वाइफ को बुला लूँगा, काइंड ऑफ वो सब ऐसा मैंने छोटा सा प्लानिंग किया था। लेकिन लाइफ हैज़ अदर प्लान्स, कोविड आने वाला था, किसी को नहीं पता था, राइट। तो हुआ ये कि जैसे मैंने बोला कि वीज़ा लेट हो गया। अब वीज़ा लेट हुआ तो मैंने कॉलेज में मैसेज किया कि मंडे नाइट को, इंडियन टाइम के हिसाब से मंडे नाइट को मैसेज किया था मैंने। उन्होंने बोला कि अगर आप फ्राइडे को रीच हो रहे हो देन वी कैन टेक यू इनटू दिस इनटेक और विल डिफर यू टू अनदर इनटेक इन सिमको। वो था सिमको। अभी मुझे टाइम कितना मिला, मंडे रात के तो 1 ऑलरेडी बज चुके थे वहाँ पर, राइट, तो ट्यूसडे मॉर्निंग हो गई। 2 दिन का टाइम दिया उन्होंने सब कुछ करने के लिए वगैरह। तो मैं उस टाइम पर मैं स्कूल में टीचिंग कर रहा था, ये मेरा दूसरा शौक था। खाना बनाना एक था, मुझे पता नहीं, मुझे अंदर से एक टीचिंग का भी शौक था। तो जैसे जब मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई, मैंने वहाँ पर संस्कार तीर्थ एक स्कूल है, वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे प्रिंसिपल जो थे वहाँ पर, कोऑर्डिनेटर, दूसरे सब टीचर्स वगैरह सब बहुत ही चिल्ड लोग थे। बड़ा ही अच्छा ऑसम एक्सपीरियंस था वहाँ पर काम करने का। 1 साल मैंने काम किया, लेकिन जितना भी किया बहुत मज़ा आया सबके साथ, दूसरे सारे जो टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे वगैरह। तो मैं वहाँ पर जॉब कर रहा था। एज़ यूजुअल मैंने किसी को पहले घर पे बताया ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा था कि अभी 2 ही दिन में कैसे निकले, स्टूडेंट्स की बोर्ड्स आ रही है, शादी नहीं हुई है, कुछ नहीं है, राइट, कुछ प्रिपरेशंस नहीं है, कुछ भी नहीं। तो मैंने ऐसे ही मतलब मैं घर चला गया, मेरी वाइफ को बताया, मेरी मम्मी को बताया, और मैं चला गया सुबह जॉब पे। किसी तरह पापा को पता चल गया, मतलब ऐसा हुआ था वगैरह।
तो पापा ने मुझे तुरंत घर पे बुलाया पहले पहले पापा को बताया नहीं था? पापा को नहीं बताया था, वो पता चल गया। तो फिर उन्होंने बुलाया घर पे, पहले तो डांटा बहुत, पापा भी मुझे डांटते ऐसे नहीं, और उसके बाद का मुझे अफसोस नहीं है, मुझे गलती होती है तो डांटते हैं भाई। चाहे मैं अभी 30 साल का हूँ या 50 साल का हूँ या 20 साल का था, कभी भी अगर गलती की है तो डांट पड़ने वाली है, नो डाउट, और अपने अच्छे के लिए ही होता है। काफ़ी लोगों को लगता है कि मेरे पेरेंट्स ये है काफ़ी स्ट्रिक्ट है या उनकी थिंकिंग, क्या वो बोलते हैं कि चिल्ड, मेरे पेरेंट्स चिल्ड नहीं है, मेरे पेरेंट्स ये है, मेरे पेरेंट्स वो है, बहुत एग्रेसिव, रिग्रेसिव थिंकिंग है, प्रोग्रेसिव थिंकिंग नहीं है वगैरह। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, अभी जिस स्टेट पे हम बैठे ना, लगता है कि जब जिस टाइम पे हमारे टीचर्स ने या हमारे पेरेंट्स ने हमको जो भी स्कोल्डिंग्स दी या जो भी डिसिप्लिन सिखाया, दैट कम्स इनटू द लाइफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अभी जहाँ पर हम है वो उन्हीं की वजह से काइंड ऑफ, अगर तभी सर पे चढ़ाया होता तो हम यहाँ पर नहीं होते। और बहुत से एग्जाम्पल्स है, बहुत से ग्रुप में बहुत से लोग हैं देखे यहाँ पर, राइट, जो ऐसे होते हैं बच्चे कह लो या एडल्ट्स कह लो, परवरिश नहीं होती तो आज परवरिश नहीं, मतलब जो सर पे चढ़ाए हुए होते हैं वो काइंड ऑफ नहीं आगे बढ़ पाते उतने, राइट, क्योंकि उनको किसी चीज़ की प्रॉब्लम हुई नहीं है, राइट, प्रॉब्लम नहीं मतलब कोई एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं है। तो मतलब वही था, उन्होंने तब मुझे ऐसे थोड़ा डाटा वगैरह, कहा कि क्यों नहीं बताया वगैरह। तब उन्होंने मुझे कहा कि तू जा रहा है कनाडा। मेरे इन लॉज ने भी सपोर्ट किया उस टाइम पे, उन्होंने भी काइंड ऑफ कहा कि सब साथ में मिलके हो जाएगा, आप जाओ, उसके बाद हम देख लेंगे कुछ भी। ट्यूसडे का दिन था, मैं जैसे ही ये सब डिसाइड हुआ कि जा रहे हैं, घर पे से सबको कॉल हुए, सारे रिलेटिव्स आए घर पे, कोई बैग, मेरे पास तब बैग्स नहीं थे, कपड़े नहीं थे, कुछ नहीं था। मैं और मेरी वाइफ गए शॉपिंग करने सबसे पहले, राइट, हम लोग दोनों गए शॉपिंग करने, कोई आ रहे, सब नाश्ता वगैरह बना रहे, आंटी अंकल वगैरह सब, और सब लोग आए, सब मासी काकी वगैरह सब, जो हम गुजराती में बोलते हैं, तो वो लोग सब नाश्ता बना रहे, मेरे इन लॉज उनके वहाँ कुछ अलग तैयारियाँ कर रहे, मैं और मेरी वाइफ सब शॉपिंग करने के लिए निकले वगैरह सब। होते होते शाम होते होते 5 बजे पापा का कॉल आया, कहते कल सुबह शादी करेंगे। क्या बात कर रहे हो? अरे हाँ, वो हॉल हो गया वगैरह सब, कल सुबह शादी करनी है, जो भी तैयारी करनी कर लो। तो मैं चला गया अपनी तैयारियां कर रहे हो, शेरवानी वगैरह ढूंढने, मेरी वाइफ को भेजा उसकी तैयारियां करने, वो बेचारी सुबह से इतनी थकी हुई मेरे साथ घूम रही है, फिर बाद में उसका काम सब करने को जा रही है। वो मुझे कह रही थी, उसकी हालत ऐसी थी, शाम को आते आते घर पे वो सो गई, बेड पे हाथे से खुले रख के, वो सो रही है, उसके हाथ पे मेहंदी लग रही है बराबर। अब सोचो मतलब वो कैसा सीन हुआ होगा उस टाइम पे, राइट। शाम को फिर मैं घर पे आके मैं खुद के सारे डॉक्यूमेंट्स सब वगैरह करने लग गया। सुबह को 5 बजे मैं तैयार हुआ, वेडनेसडे सुबह को 5 बजे शेरवानी वगैरह पहन के मैं चला गया स्कूल में सबको मिलने के लिए, क्योंकि मैं जब स्कूल से निकला था प्रिंसिपल के सिवाय किसी को पता नहीं था, प्रिंसिपल और मेरे कोऑर्डिनेटर के सिवाय कि किसी को पता नहीं था कि उस टाइम पे उन्होंने भी सपोर्ट किया, क्योंकि 12th की बोर्ड्स आ रही है, राइट। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो तू जा, देख लेंगे पीछे कुछ। तो मैं सुबह को सबसे मिलने गया, सब देख के शौक हो गए, ये भाविक सर सुबह 5 बजे शेरवानी पहन के क्या कर रहे हैं स्कूल में, क्योंकि किसी को पता नहीं था अगले दिन मैं निकला क्या हो रहा है क्या नहीं। मतलब फिर सबको बताया कि ये सीन हो रहा है, ऐसा सब हो रहा है, मैं जा रहा हूँ काइंड ऑफ। सब ने वेल विशेस दी, सब ने थोड़े से इमोशनल मोमेंट्स भी हुए, मुझे एक अच्छा सा गुड बाय भी मिला, विच आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। वो बच्चों का ना, मेरी एक दोस्त है, सो ऑल्सो टीचर, सो उसके साथ ना अभी रिसेंटली एक बार बात हो रही थी, व्हेन आई रिसेंटली वेंट टू इंडिया, सो बात हो रही थी कि वो ना, जैसे वो कोटा 50 में नहीं दिखाते, जब आप चाहते हो ना तो अलग टाइप का वो वाइब्स होती है, सब आपको छोड़ने आते हैं, तो वो मतलब अलग ही माहौल होता है, उसको आप दूसरी बार महसूस नहीं कर सकते हैं। या फिर बस वही हुआ, हम लोग गए फिर वहाँ पर मैरिज हॉल में, सब प्रोसीडिंग्स वगैरह सब जो रिचुअल्स अपनी होती है वो सब विधि विधान हुए सब। शादी होते होते 11 साढ़े 11 बज चुके होंगे, फिर हम लोग घर आए, रेडी हुए, मैं थका हुआ, मेरी वाइफ थकी हुई, फिर बस पैकिंग वगैरह सब फाइनलाइज किया, सब किया। इतने में तो मुश्किल से आधा घंटा साथ में हम लोग ने टाइम स्पेंड कुछ किया होगा। उतने टाइम में फिर मेरे स्टूडेंट्स आए केक लेके, तब मैं 9 to 12 बायोलॉजी पढ़ाता था, तो मेरे 12th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स आए थे सब। उनके साथ भी एक बहुत ही काइंड ऑफ अच्छा कनेक्ट है, उनके साथ मैं अभी भी बात करता हूँ, बातचीत होती रहती है। वो लोग आए, उसके बाद मेरे इन लॉज आए, मेरे
मेरे सब साले और सालियाँ और मेरे सास ससुर सब सब आसपास के रिश्तेदार सब आ यस गए। सब लोग आए, केक वगैरह कटिंग की, फिर 3 बजे निकल गया मैं वहाँ से कनाडा आने के लिए। बस आज वो एक दिन था, और उसके बाद जहाँ पर यहाँ पहुँचा उसके बाद सब हुआ। और जैसे मैंने बोला नियति का कुछ अलग ही प्लान रहा होगा। यहाँ पर आया, एक भी प्लान मेरा वर्कआउट नहीं हुआ। सोचा था आके जॉब ढूंढ लूँगा, पहले तो 3 महीने जॉब ही नहीं मिली यहाँ पर। फिर मैं लंदन चला गया, वहाँ पर मुश्किल से जॉब मिली थी। 2 महीने हुए जॉब के सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कलेक्ट किए, फाइल तैयार की। जैसे ही कुछ मैं सबमिट करने जाऊँ या कुछ ऐसे करूँ तो लॉकडाउन लग गया, कोविड आ गया था उस टाइम पे, राइट। लॉकडाउन लग गया, तभी तो हम सबको इतना आइडिया ही नहीं था ना, राइट, कि कोविड इतना लंबा चलेगा या क्या चीज़ है, कुछ नहीं। सोचा 1 आध 2 महीने का चीज़ होगा, उसके बाद रख देंगे। वो होते होते कितना ही टाइम निकल गया, वो टाइमलाइन में अपनी पूरी ज़िंदगी में भूल ही नहीं सकता। राइट, 2020 मैंने फाइल अप्लाई करी अगस्त में आते आते। वो भी क्योंकि जब ये कोविड चालू हुआ, मैंने जो फाइल तैयार की थी वो तब मैं स्टूडेंट परमिट पे था। मैंने 1 ही साल की जॉब ली थी, 1 ही साल की स्टडी ली थी, राइट। कोविड गया ही नहीं, फाइल रखने का मौका ही नहीं मिला, मेरी स्टडी परमिट खत्म हो गई। अभी जब आप वर्क परमिट पे आते हो तो आपके क्राइटेरिया चेंज हो जाते हैं। 1 महीना जॉब ढूंढने में लग गया, फिर यहाँ पर रेस्टोरेंट में जॉब मिली, कपीश क्राफ्ट किचन पेरिस में। 1 महीना उसका हुआ, फाइल तैयार की, सब वगैरह किए। मैंने अगस्त 2020 में उसका फाइल अप्लाई किया। अभी कोविड टाइम में तो IRCC ने हाथ खड़े कर दिए, ना ही किसी चीज़ का रिस्पॉन्स आ रहा है, ना ही आपके वेब फॉर्म के रिप्लाई आ रहे हैं, ना ही ईमेल के रिप्लाई आ रहे हैं, कोई आपको स्टेटस नहीं पता आपकी फाइल का क्या है वगैरह, राइट। ऑलरेडी हम लोग अभी 1 साल हो गया एक दूसरे से अलग रह रहे। फिर सोचा कि रिप्लाई तो आ नहीं रहा है, चलो मैं जाता हूँ इंडिया। मैं चला गया इंडिया जनवरी में। इंडिया गया तो यहाँ पर ये लोग ने नया होटल क्वारंटीन वाला रूल दे दिया। वहाँ पर एक तो ऑलरेडी आप एक बजट लेके जाते हो, राइट। जैसे रिटर्न आया $1100 होटल वालों ने ले लिया 3 दिन के, एक दिन में घर पे भेज दिया, वो बात अलग है। 3 दिन के पैसे लिए, एक दिन में घर पे भेज दिया, राइट। बाकी का रिफंड नहीं मिला। उस टाइम पे जो सारे रूल्स थे वगैरह वो सब ऐसे ही चल रहा था सब। फरवरी मेरी वाइफ का रिजेक्शन आ गया। राइट, कितने महीने हो गए, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 6-7 महीने, शायद फरवरी या मार्च में उसका रिजेक्शन आया था। दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट मोमेंट टू हैंडल, क्योंकि ऑलरेडी, राइट, अब मतलब आप सोच सकते हो कि शादी के एक दिन भी नहीं, मतलब 1-2 घंटे के बाद ही मैं छोड़ के आ गया हूँ यहाँ पर, राइट। वो अकेली है। एक वो पॉइंट था जहाँ पे आप मतलब वो महीनों की प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे हम सब कुछ करेंगे, शादी टाइम स्पेंड करेंगे, कनाडा अचानक ही जाएंगे। फिर पूरा मतलब रोटेट हो गया, राइट, Yeah. 360 डिग्री पूरा टर्न हो गया, राइट। तो मतलब संभालना तभी थोड़ा काइंड ऑफ इट वाज वेरी डिफिकल्ट। मेरे इमोशंस, उसके इमोशंस, दूसरे फैमिली मेंबर्स आर आल्सो सैड, राइट। दे वर आल्सो सैड कि भाई इतना सहने के बाद वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट, राइट। या उसके बाद फिर से उसकी मैंने फाइल अप्लाई की अगस्त में अगेन, अगस्त 2021 उसकी फाइल अप्लाई की। फिर 1 साल बाद अगस्त 2022 में वो फाइल का एक्सेप्टेंस आया। उसके बाद उसके बीच में एक बार मैंने विजिटर भी घुसाने की ट्राई की थी, क्योंकि तब लोग कर रहे थे, दे आर अप्लाइंग द विजिटर वीजाज। 1 महीने में रिजल्ट आ रहे थे, विजिटर का वीज़ा का भी रिजेक्शन आया, 7 ही दिन में विजिटर वीज़ा का रिजेक्शन आ गया था उस 7 डेज में। वर्क परमिट का तो फिर वो 1 ही साल बाद पूरा 2022 में उसका आया एक्सेप्टेंस सब। और कोविड के बाद तो हालत आपको पता ही है कि फ़्लाइट्स के जो रेट वगैरह एकदम ऑलमोस्ट डबल, राइट। मैं जब इंडिया फर्स्ट टाइम गया था तब $1300 में मैंने नॉन स्टॉप रिटर्न फ्लाइट ली थी। अभी आपको वही सेम चीज़ $2700-3000 के नीचे मिलती है। वन वे फ्लाइट इज़ इजीली अराउंड $1200-1500, राइट। वीज़ा आने की खुशी थी, बट फिर वहाँ पर इकोनॉमी आ जाती है, राइट। वीज़ा आ गए थे उसके अगस्त एंड टाइम में, बट फिर वो यहाँ पर आई सितंबर एंड में, क्योंकि देन वी हैव टू लुक आफ्टर ऑल द प्राइसेस एंड स्टफ एंड एवरीथिंग, राइट। बस वो मतलब एक छोटा सा फेज था जब मैं स्टूडेंट भी था। उसके बाद वर्क परमिट पे आया। अभी काइंड ऑफ आप जैसे सोचो कि यहाँ पर एक कनाडा में आके हर इमिग्रेंट का एक इनिशियल जो स्ट्रगल होता है ड्यूरिंग द स्टूडेंट फेज एंड ड्यूरिंग द वर्क परमिट फेज, कि उन्हें अपना यहाँ का भी देखना है, लोन लेके आए हैं तो उन्हें वहाँ का भी देखना है। लकीली मेरे फादर का बहुत सपोर्ट था उस टाइम पर। उन्होंने कभी अभी भी मतलब उन्होंने कभी मेरे पास से ऐसा कोई पैसे की डिमांड नहीं की है। इट्स नॉट लाइक कि
कि बच्चा हमने इतने खर्चे किए, आई वांट द मनी, यू सेंड मी द मनी। होता है कभी कभी, पेरेंट्स को भी एक्सेप्टेशन होती है, उनको भी एक्सपेक्टेशन रही होगी, अभी भी इनफैक्ट होगी, बट उन्होंने कभी ऐसा फोर्स नहीं किया, उन्होंने कभी ऐसा जताया नहीं है, राइट। वो मैं आपको बताता हूँ, मतलब उनके पास से मैंने क्या सीखा है ना, एक बहुत ही अच्छी चीज़ सीखी है, जिसकी वजह से अभी जो मैं जहाँ पर हूँ वो वहाँ पर हूँ, एक बड़ा ही अच्छा सा कंट्रीब्यूशन फैक्टर उनका भी है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक स्ट्रगलिंग फेज होता है, राइट। मैं तब जब मैं वर्क परमिट पे आया, अपने इमिग्रेशन के बहुत सारे खुद के खर्च होते, राइट। आप सोचो कि मैंने 2 बार उसकी फ़ाइल अप्लाई की, बीच में एक बार विजिटर की भी अप्लाई की, उस टाइम पे लॉयर फीस, ये चार्जेस वो चार्जेस, मेरे खुद की स्टडी टू वर्क परमिट, उसके बाद मेरे अभी मैंने जैसे बताया कि 1 ईयर की स्टडी थी तो 1 ईयर की वर्क परमिट मिली, राइट। तो अभी वो एक्सपायर हो गई, तो अब क्या, राइट। तो उस टाइम पे लकीली 1.5 साल का एक्सटेंशन सबको मिल रहा था कोविड टाइम पे PGWP पे। हाँ जी। लेकिन फिर उसकी भी फीस तो भरनी है, राइट। यहाँ पर रह रहे हो, बीच में 2 महीने जॉब बंद कोविड टाइम के हिसाब से, राइट। फिर जॉब मिली तो 2 जॉब करता था मैं भी, यहाँ पर 16 घंटे एक दिन के काम करता था। सुबह को 5, मैं किचनर डाउनटाउन में क्राउन प्लाजा करके होटल है, वहाँ पर जॉब करता था। वहाँ पर मैं सुबह को मॉर्निंग कुक था, ब्रेकफास्ट कुक था वहाँ पर मैं। सुबह को 5 बजे वहाँ पर जाना, 11 बजे वहाँ से निकलना, वहाँ से निकल के सीधा पेरिस आना, आधे घंटे की ड्राइव। पेरिस 12 बजे से लेके 10 बजे तक रात के वो करना। तो सोचो आप 5 बजे मॉर्निंग से लेके रात के 10 बजे तक, फिर वापस घर पे आओ, खाने का टाइम रहा, खाओ, नो खाओ, सो जाओ। वो जो फेज था ना 8 महीने का, और इस तरह से आपने 8 महीने यस दोनों 8 महीने 6 दिन काम करता था, एक ही दिन कॉमन ऑफ लेता था, वो भी कभी कभी समर का टाइम था तो जॉब से कॉल आता था कि ये भाई ये आज नहीं आया है, वो आज नहीं आया। तो एक पॉइंट एक ऐसा आया था जब मैंने 17-20 दिन कंटिन्यू काम किया था, और उसमें भी 2 दिन ऐसे थे मैंने 18 घंटे काम किया था, ऐसे भी फेज हुए थे। वो पॉइंट ऑफ टाइम पे ना मैं काइंड ऑफ क्रेडिट एक मेरे वाइफ को उस पॉइंट पे देता हूँ। ऐसे नहीं कि सिर्फ मेरे वाइफ को फैमिली मेम्बर्स को सबको 4-4 5-5 दिन तक बात नहीं होती थी, क्योंकि मैं ही खुद इतना थका हुआ हूँ, सुबह को जा रहा हूँ, रात को आ रहा हूँ। 4-4 5-5 दिन तक हमारी बात नहीं होती थी। सिर्फ अगर कोई काम हो तो मैसेज पे बात होती थी, ये वो, बाकी कोई यूजुअली हमारी टॉक्स नहीं होती थी, राइट। लेकिन वो फेज एक हैंडल करना, फैमिली का पार्टनर का मतलब सपोर्ट होना इज अ गुड थिंग, यस उसका भी मैं बहुत मतलब क्या बोलूँ कि मैं धन्यवाद नहीं, लेकिन क्या वर्ड हो सकता है कि भाई सराहनीय चीज़ मैं कहूँगा कि भाई हिम्मत होनी चाहिए वो फेज़ निकालने के लिए। और ऐसा नहीं कि मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, वो फेज़ एक ऐसा था ना कि बहुत सारे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कपल वहाँ पर परेशान हुए थे कोविड टाइम में इमिग्रेशन को लेके। हम दोनों की तो चलो शादी हुई थी, लोगों के 1-1 2-2 साल के बच्चे भी थे, दे वर सेपरेटेड फ्रॉम देम फॉर 2 years, राइट। तो काफ़ी एक वो फेज़ जो भी यहाँ पर 2019 टू 2021 जो फेज़ था ना कनाडा में, जितने भी इमिग्रेंट्स हुए होंगे सबके लिए एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ रहा होगा, लेकिन जिन्होंने पेशेंस रखा ना वो निकल गए। मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मेरा जो लाइन है पेशेंस इज़ द की, अभी तक की मेरी जितनी भी लर्निंग है ना उसका यही सार निकला है कि पेशेंस इज़ द की। अगर पेशेंस है, रख रहे हो जाएगा, बस आप सोच रहे हो कि हो जाएगा, पेशेंस है, देन यू आर कमिंग आउट ऑफ एनीथिंग, देन यू आर कमिंग आउट। टाइम दो, किसी भी चीज़ को टाइम दो, कोई भी रिलेशन हो टाइम चाहिए उसके लिए, कोई भी प्रोसेस हो टाइम चाहिए, कोई भी बिजनेस हो टाइम चाहिए, कोई भी फ्रेंडशिप हो टाइम चाहिए। इट्स नॉट जैसे वो रोम इज़ नॉट बिल्ट इन 1 day, ऐसा नहीं है। और वही चीज़ मैं जब मुझे कपिश क्राफ्ट किचन में जॉब मिली, राइट, 2020 में मुझे जॉब मिली वहाँ पर अगस्त में। नई रेस्टोरेंट थी, जून 2020 में ओपन हुई थी, 2020 अगस्त में मुझे जॉब मिली थी वहाँ पर। वो मेरे ओनर की 3 रेस्टोरेंट्स थी, सेम बिल्डिंग में 2 थी और एक बाजू में थी। मैं वहाँ पर एक रेगुलर लाइन कुक के हिसाब से ही ज्वाइन हुआ था, क्योंकि मेरे पास प्रोफेशनली कुकिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बना देते लेकिन मौज मस्ती के लिए, प्रोफेशनली कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। एज ए लाइन कुक मैं वहाँ ज्वाइन हुआ, राइट। 1 साल काम किया, सीखा सब, शौक पहले से ही था, इसलिए मैं काइंड ऑफ अ क्विक लर्निंग इन द कुकिंग फील्ड बिकॉज मुझे शौक है पहले से, राइट। सीखा मैंने, फिर मैंने उनको कहा कि मुझे सुपरवाइज़र पोजीशन में इंटरेस्ट है, अभी मैं आई एम लर्निंग एंड आई थिंक आई एम गुड इनफ टू बी ए सुपरवाइज़र। तो उन्होंने मुझे सुपरवाइज़र बनाया।
कोविड टाइम में मेरा जो ओनर था मैट कमिंग्स, उसने मेरी कोविड टाइम्स में काफ़ी हेल्प की, फाइनेंशियली हेल्प की, डॉक्यूमेंट्स वाइज भी हेल्प की। रिलेशन ऐसा कि मैं जो भी बोलूँ वो डॉक्यूमेंट मुझे दे देता। मैं बोलूँ मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ही विल गिव इट टू मी, नेवर से नो। फाइनेंशियली भी उसने मुझे बहुत हेल्प किया, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, राइट। तो भी इफ समबडी इज हेल्पिंग यू, यू वांट टू डू समथिंग फॉर देम एज वेल, राइट। तो भले ही ऐसा नहीं कि मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ, बट काइंड ऑफ मार्केट के हिसाब से मेरी सैलरी थोड़ी सी कम थी उस टाइम पर, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप वैल्यू मैं वहाँ पर था, आई वॉज देयर। मैं 2021 में भी रहा, फिर 2022 में मैं किचन मैनेजर हो गया, प्रमोटेड टू द किचन मैनेजर सू शेफ पोजीशन, राइट। मैंने मेरा पर्सनल टाइम भी बहुत दिया है, तब मेरी वाइफ यहाँ पर नहीं थी, राइट। तो मैंने जैसे कि कहा, मैं 16-16 घंटे काम करता था उसमें, उसके लिए मतलब वो रेस्टोरेंट पे मैं 2-2 हफ्ते कंटिन्यू मैंने काम किए विदाउट एनी ऑफ डेज एंड स्टफ, राइट। तो मेरी भी नीड थी, उनकी भी नीड थी, राइट। ऐसा नहीं था कि मैं कोई एहसान जता रहा हूँ, बट मेरी भी नीड थी, मुझे भी पैसे चाहिए थे, उनकी भी नीड थी, राइट। इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। मैंने उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। मैंने उसको एक पॉइंट पे बोला था कि मुझे रेस्टोरेंट करनी है लाइफ में, जब मैं मेरी रेस्टोरेंट करूँगा तब मैं तेरी रेस्टोरेंट छोड़ रहा हूँ, उसके अलावा मैं नहीं छोड़ रहा, आई एम हियर, राइट। उसका फ्रूट मुझे मिला 2024 में, जब मैंने वही रेस्टोरेंट उसके पास से परचेज कर ली। Nice. मैंने 2020 में ज्वाइन किया, 2024 के जनवरी में हमारी क्लोजिंग थी, वही रेस्टोरेंट मैंने उसके पास से परचेज कर ली। उसको थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा हो रहा था एंड ही वांटेड टू सेल अवे द रेस्टोरेंट। उसने मुझे अप्रोच किया और काइंड ऑफ मैं बैंक के पास नहीं गया हूँ, बैंक के पास से काइंड ऑफ मैंने कोई लोन नहीं लिए, हम दोनों की ट्रस्ट थी एक दूसरे पे। ही हैज़ गिवन मी सम डील, आई हैव एक्सेप्टेड दैट डील। सो अब थोड़ा हम स्विच करते हैं थोड़ा अपना रेस्टोरेंट मार्केट Yes. पे, यहाँ का फूड मार्केट पे, मतलब यहाँ पे कंपटीशन क्या है, मतलब स्टार्ट करते हैं अपन ना। मैं रिसेंटली वन ऑफ माई अंकल हु इज़ ओवर हियर, सो उनसे बात कर रहा था कि अभी ना पिछले 3-4 साल में तो काफ़ी ग्रोथ मतलब हो गया है। आज से 3-4 साल कहाँ खाने जाना है। तो रेस्टोरेंट मार्केट का यहाँ का कल्चर क्या है, अभी भी मतलब स्कोप है अगर कोई सोच रहा है तो, या फिर मतलब क्या है, इंडस्ट्री का हाल क्या है? अभी देखिए जिस हिसाब से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री चल रही है, रिसेंटली इट्स बीन अ लिटिल ऑन द स्लोअर साइड। ऐसा नहीं है कि कोविड टाइम्स के पहले जितना फ्लाइट ऊपर था ना, इट्स नॉट गोइंग दैट वे, इट्स गोइंग लाइक अ लिटिल स्टैग्नेंट इस टाइम पे। एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट अपना वो क्वेश्चन पे आता है कि फ्रेंचाइज और खुद का रेस्टोरेंट, इसमें क्या डिफरेंस और किसमें क्या मतलब आपको लगता है मार्केट? फ्रेंचाइजी और एक खुद का रेस्टोरेंट, जैसे हमारा रेस्टोरेंट है, दैट इज आवर ओन रेस्टोरेंट, इट्स नॉट अ फ्रेंचाइजी, वी हैव आवर ओन मेन्यू। अभी ये चीज़ होता है कि फ्रेंचाइजी किसे करनी चाहिए, इफ़ यू आर लुकिंग टू अर्न मनी, इफ़ यू रियली डोंट हैव एन एक्सपीरियंस इन कुकिंग और यू डोंट हैव दैट बैकग्राउंड कि आप खुद का रेस्टोरेंट चला पाओ, देन यू शुड गो फॉर अ फ्रेंचाइजी। क्यों? क्योंकि फ्रेंचाइजी में आपको सब कुछ रेडीमेड मिलता है, राइट। यू जस्ट नीड टू फाइंड अ लोकेशन, you have their recipes, you have their equipment, वो आपको ट्रेनिंग भी देते हैं 6-7 महीने की, राइट। तो जैसे कि एक फ्रेंड आया था मिलने, उसे नॉलेज नहीं है कोई कुकिंग में, बट ही वांट्स टू डू अ रेस्टोरेंट। तो मैंने उसको सजेस्ट किया था कि यू गो फॉर अ फ्रेंचाइजी, और काफ़ी अच्छी अच्छी फ्रेंचाइजी है जो इंडियन फूड के ऊपर बेस्ड है। इंडियन फूड की भी काफ़ी अच्छी फ्रेंचाइजीज है यहाँ पर, राइट। तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ वो चीज़ कि अगर आपको अर्निंग्स पे जाना है, आपको आपके पास पैसे है, आपको कहीं पर इन्वेस्ट करना है, आपको अर्न करना है, लाइक यू आर नॉट इनटू कि हाँ कुकिंग मेरा शौक है, मुझे लोगों को बना के खिलाना है, देन आई सजेस्ट देम यू गो फॉर द फ्रेंचाइजीज, राइट। क्योंकि उसमें आपको ट्रेनिंग मिलती है, यू गेट 24/7 सपोर्ट्स एंड स्टफ, राइट। उसमें इतना हैसल नहीं है, बट फिर भी ऐसे फ्रेंचाइजी ईजी नहीं है। इट्स नॉट ईजी टू रन अ फ्रेंचाइजी बिजनेस एज वेल, कंपेयरिंग टू बिकॉज फ्रेंचाइजीज में होता ये है कि यू हैव टू पे अ रॉयल्टी, प्लस यू हैव टू मैनेज योर स्टाफ, प्लस वो जो प्राइसिंग उनकी होती है उसी हिसाब से आप सेल करते हो, राइट। तो इट्स नॉट इजी टू रन अ फ्रेंचाइजी एज वेल, क्योंकि उसमें आपको लेबर बचाना है, आपका फूड कॉस्ट काफ़ी कंट्रोल करना पड़ता है, राइट। आपको इन्वेंट्री आपकी बहुत ही मैनेज करनी पड़ती है वगैरह सब। तो दैट इज़ ऑल्सो थिंग, फ्रेंचाइजी मैं उनको ही सजेस्ट करता हूँ। बात रही जहाँ तक कि एक पर्सनल रेस्टोरेंट रन करने की, तो मेरे जैसे लोग हैं जिनको शौक है, who want to do something, they can do their own restaurant करते हैं। दो चीज़ें होती है, one who has a lot of experience, one who is a fresher। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि लेबर मैनेजमेंट इज़ अ वेरी बिग इंपॉर्टेंट थिंग। इंडिया में होते हो तो इंडिया में इस काइंड ऑफ लाइक ऑन अ वेरी सिमिलर लेवल। यहाँ पर वहाँ पर आप 15,000 दे रहे हो,
तो ऑलमोस्ट सबको 15-20 हज़ार के बीच में ही सबका रेंज होता है, राइट? अगर कोई छोटा हेल्पर हो देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अदरवाइज सबका ऑलमोस्ट ऑन द सेम लेवल ही होता है। यहाँ पर इट्स नॉट द केस, रेंज इज ऑलमोस्ट ऑन द सेम लाइन, राइट? यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर द पर्सन हु हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 years, 15 years, 20 years इन दैट फील्ड, राइट, वो आपके लिए $17-20 में काम नहीं करेगा, राइट? वाई? बिकॉज ही हैज़ दैट एक्सपीरियंस कंपेयर टू कोई फ्रेशर आ रहा है हु डजंट हैव एनी नॉलेज, राइट? वो आपको मिल जाएंगे, दैट पीपल यू कैन हायर फॉर $17 द मिनिमम पे, राइट? तो वो एक बैलेंस बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप आपके रेस्टोरेंट में आपका एग्जीक्यूटिव शेफ है, इफ यू आर पेइंग हिम लाइक $29-30, जैसी रेस्टोरेंट अगर बहुत ही हाई फाई पॉश रेस्टोरेंट है देन दे पे अप टू लाइक $35-40 एज वेल, राइट? मीडियम रेस्टोरेंट्स है 28-30 के आसपास चलता रहता है, राइट? सो अगर आपका एग्जीक्यूटिव शेफ है हु इज टेकिंग 28-29 समवेयर अराउंड एन आवर, राइट? तो फिर आपको फ्रेशर्स या फिर कोई जो लोग हैं who have like little experience, who want to learn and everything, who are looking for jobs on like a temporary basis, वो भी आपको हायर करने पड़ेंगे सामने, right? दोनों को मेंटेन करना है, you have to bring that to a same level। फिर आप ऐसा नहीं कि आपके रेस्टोरेंट में आपको सारे ही अच्छे बंदे चाहिए, आपने एग्जीक्यूटिव शेफ हायर कर लिया who is like $28 an hour, आपका sous chef who is like $26 an hour, फिर अच्छे बंदे कर लिए whom you are giving $23-24 an hour, बिजनेस रन ही नहीं कर पाओगे, आपका लेबर ही चला जाएगा, राइट? योर लेबर विल रीच लाइक 40%, 50%, यू कैन नॉट अर्न एनीथिंग। तो वो एक चीज़ यहाँ पर आ जाती है कि यू हैव टू टीच सम फ्रेशर्स ऑल्सो हाउ टू कम अप, एंड यू हैव टू हायर सम गुड पीपल ऑल्सो हु कैन रन योर रेस्टोरेंट। खाली अच्छे हैवी लोगों से भी रेस्टोरेंट नहीं चलेगा मनी वाइज, वो देन यू वोंट अर्न एनीथिंग। और खाली लो लेवल एम्प्लॉइज से भी नहीं चलेगा, देन योर किचन विल क्रैश, वो फिर सर्विस नहीं रन कर पाएंगे, राइट? तो यू नीड दैट बैलेंस। तो दो तरह के लोग होते हैं, जिनको कुछ सीखना है, जिनको जॉब चाहिए, जैसे कि अपने नए स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर, राइट? दूसरे जो भी होते हैं, जो हाई स्कूल ग्रेजुएट्स होते हैं, जिनको अभी स्कूल से बाहर निकले, जिन्हें 1 साल 2 साल रेस्ट करना है, पैसे कमाने हैं वगैरह, और या कोई ऐसे भी होते हैं अपने जैसे जिनको शौक होता है बट दे आर नॉट इनटू दैट बैकग्राउंड। तो मुझे ऐसे ही चांस मिला था, राइट? आई वाजंट इनटू दैट बैकग्राउंड, मुझे जॉब चाहिए थी, मुझे आता था, तो मुझे हायर कर लिया। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट स्टफ कि स्किल के बेस पे, एक्सपीरियंस के बेस पे, और एक आपके पोटेंशियल के बेस पे भी हायरिंग होती है। दो लोग होते हैं, वन हु इज हियर टू अर्न अ पे चेक एंड वन हु इज हियर टू लर्न समथिंग, राइट? टू लर्न समथिंग, टू अर्न अ पे चेक। तो ऐसे लोग को मैं कम ही लेता हूँ हु आर हियर टू जस्ट अर्न अ पे चेक, क्योंकि वो फिर है ना आपको प्रोडक्टिविटी नहीं देते। दे विल बी लाइक, हाँ मेरी 8 बजे शिफ्ट है, मेरा टाइम, वो टाइम देख रहे होते हैं कि भाई टाइम हो गया, मेरी 8 बजे शिफ्ट है, मैं आया, मेरी 10 बजे शिफ्ट खत्म हो रही है, मैं जा रहा हूँ। हाँ, जिस बंदे को कुछ सीखना है ना, वो 8 के बजे 7:30 को आएगा, 10 के बजे 10:30 को जाएगा, राइट? ही विल लर्न। जैसे कि मेरे केस में मुझे सीखना था, मैंने सीखा, राइट? तो जिसको कुछ सीखना है और करना है, आई प्रीफर दैट पीपल मोर, क्योंकि फिर दे विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, और अगर आप कहीं पर, आप वहाँ पर नहीं हो या आपको कुछ ज़रूरत पड़ी ना, दे विल हेल्प आउट, राइट? और हमारे रेस्टोरेंट में है ऐसे लोग कि कभी भी हेल्प हुई या हेल्प की नीड हुई, या कभी भी मैं या मेरा पार्टनर वहाँ पर नहीं है या कुछ प्रॉब्लम आ गई, दे विल स्टैंड देयर। ऐसा नहीं कि मेरी तो आज 6 बजे तक ही थी, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ घर। अगर वो सुबह का 8 बजे से आए हैं, 4 या 5 बजे उनकी शिफ्ट खत्म हो रही है, अगर कभी कुछ ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट हो गया, वो रात के 8 बजे तक भी रहेंगे, उनके लिए वो दिक्कत नहीं है। वाई? बिकॉज वी आर ऑल्सो गिविंग देम समथिंग, राइट? अगर वो हमें कुछ दे रहे हैं तो सामने हम भी उनकी इतनी ही टेक केयर करते हैं। अभी का मार्केट ना वो हो गया है कि काफी लोग डाइन इन से ज्यादा टेक आउट प्रेफर करते हैं। यस। उसका क्या कल्चर अभी चल रहा है? मतलब कितना आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कितना डाइन इन होता है, कितना टेक आउट होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें होती है, या फिर ऐसी? हमारा जो मैं हमारे रेस्टोरेंट की बात करूँ, वी आर इन पेरिस, राइट? पेरिस जो टाउन है, दैट इज अ टूरिस्ट स्पॉट। मेनली यहाँ पर लोग आते हैं डाइन इन के लिए ही, क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट में रिवर साइड पैटियोस है। तो हमारे यहाँ हमारे पर्टिकुलर पेरिस टाउन में रेस्टोरेंट में टेक आउट का कल्चर थोड़ा सा कम है, बिकॉज वी आर अ टूरिस्ट स्पॉट। लोग बाहर से आते हैं फॉर एन डाइनिंग एक्सपीरियंस। तो उस हिसाब से अगर देखें तो डाइनिंग जैसा मज़ा तो है ही नहीं, राइट? फूड अगर टेक आउट आ रहा है, घर पे आते आते ठंडा हो जाता है, काइंड ऑफ स्टफ। बट वो चीज़ कहाँ ज़्यादातर चलती है? इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। टोरंटो डाउनटाउन हो गया,
ब्रैम्पटन, GTA का एरिया हो गया, लंदन वगैरह सब हो गया। तो ये जो सोलली जो टेक आउट बिजनेसेस होते हैं वो ऐसी जगह पर चलते हैं विच आर क्लोज टू द बिजिएस्ट एरियाज ऑफ द सिटी, राइट? क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोगों के पास टाइम नहीं है। अगर सुबह को कोई बंदा 8 to 4, 8 to 5 जॉब कर रहा है, बहुत से लोग यहाँ पर है जिनकी फैमिली साथ में नहीं होती है, राइट? तो और बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे भी होते हैं जो कपल्स होते हैं, दोनों लोग काम करते हैं, राइट? तो कभी कभी ऐसा होता है कि शायद अगर उनको खाना बनाना आता हो, ना आता हो, टाइम बचता हो, ना बचता हो, कुछ भी हो, राइट? तो ऐसे टाइम में क्या होता है कि वो क्या लुक करते हैं कि सुबह को आई विल ग्रैब अ क्विक ब्रेकफास्ट, मैं चला जाऊँ, इवनिंग में घर पे आके फिर कुछ देखेंगे, राइट? तो वैसी वैसी जगहों पर ये जो एक्सप्रेस, उसको एक्सप्रेस बोलते हैं, तो दैट काइंड ऑफ बिजनेसेस वो ऐसे एरियाज में ज़्यादा चलते हैं। टोरंटो में जो मैंने जैसे कहा मेरा साला यहाँ पर है, उसका एक क्लाउड किचन ही है, दे डू द ब्रेकफास्ट, तो वहाँ पर चलता है, वहाँ पर इट्स गुड इनफ। अभी वही चीज़ मैं आके पेरिस में इम्प्लीमेंट करूँगा तो इट्स नॉट गुड इनफ, चलेगा ही नहीं, क्योंकि पेरिस में क्या पॉपुलेशन ही नहीं है, राइट? बहुत ही कम पॉपुलेशन है पेरिस में। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट होंगे जो लाइक आते होंगे आपके तो वहाँ पे। पेरिस में टूरिस्ट कम है तो वहाँ पर टेक आउट कम चलता है, बट अदर प्लेसेस विच आर क्लोज टू द कंपनीज, क्लोज टू द कमर्शियल एरियाज, वहाँ पर आपका टेक आउट का बिजनेस अच्छा चलता है। देयर यू कैन डू क्लाउड किचन, वहाँ पर आपको डाइनिंग की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी रेस्टोरेंट्स है, इंडियन रेस्टोरेंट्स भी उसमें इंक्लूडेड है, जिन्होंने लोकेशंस आइडेंटिफाई किए हैं जो सोनली ओनली टेक आउट ही करते हैं, एंड हु डू केटरिंग्स एज वेल। वो टेक आउट भी करेंगे, बड़ी बड़ी केटरिंग्स भी करेंगे। तो यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई लोकेशन, यू नीड टू आइडेंटिफाई योर क्लाइंटल, कि यहाँ पर मैं अगर ओनली टेक आउट का बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे पास लोग आएंगे, कहाँ से आएंगे, कौन आएंगे, आपको आपकी ऑडियंस को पहचानना है। यस, यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई योर क्लाइंट। टेक आउट बिजनेस इज नॉट बैड, ओके। इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली कम होता है उसमें, क्योंकि आपका लेबर कम जाता है, आपका रेंट कम होता है क्योंकि स्पेस छोटी होती है, राइट? एंड इट्स काइंड ऑफ मैनेजेबल इजीली एज वेल, राइट? लेकिन बस यू जस्ट नीड अ प्रॉपर प्लेस, आपको राइट लोकेशन चाहिए उसका, राइट लोकेशन एंड राइट इंग्रेडिएंट्स या राइट रेसिपी भी चाहिए। सो या लाइक दैट्स अ गुड थिंग कि अगर कोई सोच रहा है कि मुझे छोटे से स्टार्ट करना है तो मे बी यू कैन स्टार्ट फ्रॉम लाइक क्लाउड किचन। अभी छोटे से स्टार्ट करने ऊपर से मुझे याद है कि बहुत सारे लोग अभी होम बेस्ड करते हैं, राइट? यहाँ पर होम बेस्ड इज वेरी सक्सेसफुल, लाइक वेरी सक्सेसफुल सबके लिए नहीं, जिनको आता है, जिनके पास मार्केटिंग टेक्निक है, उनके लिए सक्सेसफुल है। बहुत सारे होम बेस्ड लोग हैं जो यहाँ पर जैसे कि किसी के पेरेंट्स आते हैं इंडिया से, राइट? 1 साल के लिए आए, 6-7 महीने के लिए, कुछ भी जैसे भी हुआ, तो यहाँ पर आते हैं, दे स्टार्ट डूइंग होम बेस्ड फूड स्टफ, राइट? घर पे से वो लोग वड़ा पाव करेंगे, या फिर जो चीज़ें यहाँ पर इजीली अवेलेबल नहीं है, मे बी टिफिन, जैसे कि खमन है, टिफिन वाला भी एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। हाँ जी। किचनर में एक प्लेस है, उन्होंने घर से टिफिन चालू किए थे, राइट? मार्केटिंग कह लो या टेस्ट कह लो या कुछ भी कह लो, घर होम बेस्ड टिफिन सर्विस से चालू करके नाउ दे आर इनटू अ स्टोर। वो एक स्टोर से अपना पूरा बिजनेस चलाते हैं, डाइन इन है ही नहीं वहाँ पर, दे डू ओनली टिफिन एंड केटरिंग्स, ओके, राइट? ओनली टिफिन एंड केटरिंग्स। तो काइंड ऑफ अगर आप कंसिस्टेंट हो, इफ यू आर प्रोवाइडिंग दैट टेस्ट, होम बेस्ड बिजनेसेस आर आल्सो वेरी गुड। अगर आपको छोटे से चालू करना है तो आप आपका रिस्पॉन्स देखो, पहले आप घर से चालू करो, आपकी स्पेशलिटी क्या है आप वो बनाओ, आप वो बेचो, लोगों के पास से रिव्यूज़ लो कि हाँ भाई मैं बना रहा हूँ, टेस्ट क्या है, क्या लगता है आपको, अच्छा है। अगर रेस्टोरेंट हो तो आप आओगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर घर से भी आप कर रहे हो, नो डाउट, अगर लोग खा रहे हैं, बट देन इट्स नॉट स्केलेबल, क्योंकि कोई भी बिजनेस में स्केलेबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर आप घर से कर रहे हो, आप सक्सेसफुल हो, नो डाउट, लेकिन फिर वही चीज़ आप रेस्टोरेंट में जाके इम्प्लीमेंट करोगे, लेकिन उसमें स्केलेबिलिटी नहीं है, वो चलेगी ही नहीं, तो देन इट्स ऑफ नो यूज, राइट? रेस्टोरेंट में आप यू नीड अ डाइवर्स मेन्यू, राइट? अभी जैसे कि घर से आप खमन वगैरह बना रहे हो, फरसान वगैरह बना रहे हो, बट आप खाली ऐसा ही रेस्टोरेंट नहीं कर सकते हो जिसमें सिर्फ आप खमन ही सेल कर रहे हो, क्योंकि घर से आप एक ही चीज सेल कर रहे हो, राइट? बट देन यू नीड द अदर थिंग्स एज वेल, राइट? एंड देन आप कर सकते हो। तो होम बेस्ड अगर आप छोटे से चालू कर रहे हो देन इट्स अ गुड आइडिया। उसके अलावा बात करते हैं अब कुछ ना थोड़ा फनी, लाइक कमिंग टू एंड ऑफ द पॉडकास्ट, तो थोड़े फनी क्वेश्चंस, कुछ फनी डिस्कशन आने दीजिए, जस्ट अ शॉर्ट डिस्कशन, फायर इट। सो फ्यू क्वेश्चंस, आपको ज्यादा सोचना नहीं है, यू जस्ट हैव टू आंसर व्हाटएवर कम्स इनटू योर माइंड, या टाइप ऑफ क्विक फायर राउंड, राइट? सो
आप अच्छे शेफ हो, आप अच्छा खाना बनाते मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं अच्छा शेफ हूँ, नहीं मैं ट्राई करता हूँ। आई एम नॉट सेइंग ऑन कैमरा एज वेल कि भाई बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, फिर कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है इसके बीच में, अला यार इतना तो नहीं बना पाते हो क्या खुद को अच्छा। आई एम नॉट सेइंग आई एम अ फिर वेरी आपके गुड शेफ, जिसने मैं आपके बनाता हूँ, पास से मेरा शौक खाया है। है ना, वो आपके पास वो कमेंट्स में आएंगे कि भाई मैंने आपका टेस्ट किया था, मुझे अच्छा नहीं लगा था। कमेंट्स में अगर दोस्तों ने कमेंट करना चालू कर दिया तो फिर तो मेरी लग गई। सो हाँ, मतलब घर पे आप खाना बनाते हो, आपकी वाइफ बनाती है? मोस्टली मेरी वाइफ ही बनाती है। आई कुक मोस्टली एट द रेस्टोरेंट पार्ट। कुछ ऐसा अगर अच्छा ऐसा कुछ होता है तभी मोस्टली मैं घर पे बनाता हूँ, ओकेशंस पे या फिर ऐसे? अदरवाइज मोस्टली मेरी वाइफ ही होती है। मैं जैसे सुबह को जल्दी रेस्टोरेंट चला जाता हूँ, मेरी वाइफ की जॉब आफ्टरनून में होती है, तो आई गो अर्ली लाइक 8-9 बजे मैं रेस्टोरेंट जाता हूँ, तो वो उसके जॉब से पहले हम दोनों का लंच बना देती है, उसके लिए टिफिन, मेरे लिए लंच, and then she goes to work and then I have my lunch or dinner whatever after coming home. तो मोस्टली घर पे तो वही होम मिनिस्टर, सबके घर पे एक ही होम मिनिस्टर होता है, घर पे वही होम मिनिस्टर है, ज़्यादातर वही बनाती है, बट आई एम लाइक काइंड ऑफ किसी ओकेजन पे कभी हेल्प की ज़रूरत हो गई या कोई कुछ अच्छा सा बनाना हो, देन आई मेक एट होम। ओके, सेकंड क्वेश्चन, योर टॉप 3 आइटम्स व्हिच यू लाइक मोस्ट? खाने में या बनाने में? खाने में, दोनों में बता दो। ओके, बनाने के लिए आई लाइक चाइनीज़ फूड, क्योंकि उसमें ना फील आती है वो एकदम हाई फ्लेम, उसके ऊपर वॉक डालो, ऑयल डालो, वेजिस डाल के उसको ऐसे जलाओ, वो करो, वो एक काइंड ऑफ मुझे थोड़ा सा काइंड ऑफ लाइक एडवेंचरस, ऐसे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहीं पर जा रहे हो, आई विल नॉट अवॉइड डूइंग एनीथिंग दैट इज एडवेंचरस। पानी में जाएंगे, ट्रैकिंग करेंगे, ये या कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स करेंगे, तो कुकिंग में भी इस काइंड ऑफ थिंग जिसमें है ना, जिसमें कुछ ऐसा फील हो ना, वो ज़्यादा पसंद आता है मुझे। चाइनीज़ कुकिंग, इंडो चाइनीज़ कुकिंग, डोसा, खाने में मुझे खाना भी उतना पसंद है, बनाना भी उतना पसंद है। दैट्स वन ऑफ माई कंफर्ट एंड वन ऑफ माई फेवरेट क्यूजीन्स। डोसा, इडली, मेंदू वड़ा वगैरह सब। तीसरा खाने के लिए मुझे चाट बहुत पसंद है। चाट एंड स्वीट्स इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। कभी अगर मौका मिले मेरी वाइफ से पूछना, वो सबको बोलती है whenever we go for grocery shopping, छोटे बच्चे की तरह मुझे पकड़ना पड़ता है कि मैं कोई जाके स्वीट का डब्बा ना उठा लूँ। स्वीट्स मुझे काफ़ी पसंद है। चाट्स, सेव पूरी, पानीपुरी की क्रेविंग्स मुझे बहुत आती है, रात को काफ़ी टाइम आती है। और बनाने में एक चीज़ अगर और मैं ऐड करना चाहूँ तो काठियावाड़ी सब्ज़ी, जो अलग अलग सारी काठियावाड़ी अपना जो क्यूजिन है, जो लोगों ने काफ़ी खाया नहीं होता है अपने अलावा, तो मुझे वो पसंद है। जैसे कि गाठिया की सब्जी हो जाए, गाठियानु साग, सेव टमाटानु साग, फिर आका कांदानु साग, वो जो छोटे छोटे ऑनियंस होते हैं ना, वो अपने होल ऑनियंस की सब्जी होती है। गुंदानु साग, गुंदा होता है वो, इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे, आई डोंट रिमेम्बर वेरी मच, बट वो सब काठियावाड़ी क्यूजिन बनाना, इस काइंड ऑफ रोटला, वो सब मुझे बनाना पसंद है। कभी ट्राई करना पड़ेगा। अरे कभी भी आप आइए, दोस्तों फैमिली के साथ खिलाएंगे आपको भी, सबको खिलाते हैं। उसके अलावा आपकी टॉप 3 रेस्टोरेंट्स जहाँ पे आप कभी भी, मतलब आपका कंफर्ट है, कभी भी आप उठ के जा सकते हो? पानीपुरी की क्रेविंग्स मुझे आती है, मैं चैटर बॉक्स बहुत जाता हूँ। ओके। हमारे वहाँ से हैमिल्टन नज़दीक होता है, तो हम लोग काइंड ऑफ रात को, जब मेरी वाइफ जॉब से छूटती है, उसके बाद उसको डायरेक्ट वहाँ से लेके हम लोग डायरेक्ट हैमिल्टन जाते हैं। क्रेविंग्स मुझे होती है तो फिर हम लोग चैटर बॉक्स में जाते हैं काफ़ी। मिस्टर खमन एटोबिकोक में अपने टेस्ट वाला खमन और कहीं नहीं मिलता है। लाइक मैं एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ किसी की, बट इस काइंड ऑफ माय पर्सनल थिंग कि भाई वहाँ पर इस काइंड ऑफ एवरीथिंग। और अगर फाइन डाइन की, मतलब प्रॉपर एक डाइनिंग की बात है, तो महफिल एक अच्छा प्लेस है। महफिल एटोबिकोक में है। यू घर जैसी रोटी होती है, सब्जियाँ एंड दाल राइस एंड एवरीथिंग इज गुड। और एक और प्लेस है, वहाँ पर मैं बहुत गया हूँ, किचनर में फ्लेम हाउस है। वहाँ पर क्योंकि पंजाबी भी मिलता है, चाइनीज़ भी मिलता है, तो हम लोग वहाँ बहुत बार जाते हैं। वहाँ उनका हक्का नूडल्स इज़ वेरी गुड, उनकी सब्जियाँ भी बहुत अच्छी। तो काइंड ऑफ लाइक दो चार प्लेसेस है जहाँ पर काफ़ी मज़ा आता है खाने में। डेफिनेटली यू गाइस शुड ट्राई टू। ट्राई कर सकते हो, लेकिन फिर मैं ऐसा एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा हूँ। फिर अगर आपकी पर्सनल चॉइस है भाई, आप इनकी पर्सनल चॉइस को टेस्ट कीजिए और फिर रेट कीजिए कि उनकी चॉइस कैसी है। अगर चॉइस की बात करें तो अगर आपकी मेरे दोस्तों या मेरी वाइफ से किसी से पूछेंगे ना, तो वो हमेशा ये बोलेंगे तेरी चॉइस पे तो जाना ही नहीं है। क्योंकि बहुत बार देख, मेरा चीज़ ऐसा होता है कि मुझे ना नई चीज़ ट्राई करने में बहुत ही मज़ा आता है। मार्केट में जा रहा हूँ, ग्रोसरी स्टोर में हूँ, अगर कहीं नई चीज़ दिखी, आई विल ट्राई टू गेट दैट।
मैं वो ट्राई करने की कोशिश जरूर करूंगा। आपको खाना बनाना तो उसमें पसंद है, बट साथ साथ में आप खुद भी फूडी भी हो। या बहुत बड़ा फूडी हूँ मैं। हाँ, देख सकते हो कोई नया रेस्टोरेंट होता है या कोई ग्रोसरी स्टोर में नई प्रोडक्ट आई होती है, मुझे वो ट्राई करनी होती है। और साथ साथ में मैं दूसरों को भी खींच के लेके जाता हूँ। दोस्त होते हैं, वाइफ होती है, जो भी होते हैं, तो उसमें 50-50% का रेशो होता है। बहुत 50 नहीं, ऐसे तो 60-40 बोलूँगा। 60% ऑफ द टाइम्स वो गड्ढे में गया होता है, वो फेल ही होता है और उसकी वजह से बहुत गालियाँ पड़ती है। लेकिन कभी कभी एक आध दो बार एक ऐसा हिडन जेम हाथ में आ जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ खाई थी, यहाँ पर खाई थी, बहुत ही मज़ा आ गया। तो काइंड ऑफ ऐसे मतलब चिढ़ाने के लिए मुझे बोलते कि भाभी की चॉइस करेंगे ही नहीं, करना ही नहीं। तो काइंड ऑफ पहले मैं खुद ट्राई करके आता हूँ, फिर मैं बोलता हाँ नहीं ये अच्छा था, मैंने ट्राई किया, अब ये अब ट्राई अभी कर आप सकते अब हैं। आओ, अब मजा आएगा आप। जो नई नई खुलती है वो ट्राई करते हैं। मेरी वाइफ मुझे रील्स भेजती रहती है, उसका एक हम दोनों का इंस्टाग्राम पे चलता रहता है। वो मुझे सारी खाने की चीज़ें, रेस्टोरेंट्स की रील्स वगैरह भेजती रहती है और मैं उसको काइंड ऑफ जोक्स वगैरह सब भेजते रहता हूँ। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक होता है तो वी फिर ट्राई। कहीं बाहर जाना है तो वो चेक करो कि हाँ हाँ मैंने वो हाँ, भेजा था, वहाँ वो पे भेजा जाना था, कहाँ भेजा था, देखते हैं अभी, हाँ आज यहाँ पर जाते हैं। तो काइंड ऑफ लाइक चलते रहता है। सेकंड थिंग, मैंने ना लास्ट अपने पॉडकास्ट में, हमारे पॉडकास्ट का ना थीम है कि हम गेस्ट से पूछते हैं कि आप जो कर रहे हो वो अगर प्रोफेशन आप ना कर रहे होते तो आप क्या कर रहे होते। अभी आपके केस में ना मैं आपको बता देता हूँ, आपने शेफ भी किया है, आप इवेंट्स में भी काम कर रहे हो, अपने रेस्टोरेंट में भी काम किया है। तो इस अगर ये कुछ नहीं करते तो आपका ऐसा कुछ है या फिर ऐसा कोई पैशन है जिसको आप फॉलो करते हैं? जैसे कि मैंने बोला पहले, खाना बनाना तो मुझे पहले से पसंद था। टीचिंग मुझे बहुत पसंद थी। हाँ, टीचिंग। मैं एज अ टीचर भी मैंने काम किया है। उसके इन दो चीज़ों के अलावा मुझे दो शौक दूसरे बहुत ही डीप फ्रॉम इनसाइड था। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। तब ऑब्वियसली जैसे कि हम बात करें कि बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, वी डोंट हैव दैट टाइम, राइट, वी डोंट हैव दैट टाइम एंड एनर्जी और एक्सपेक्टेशंस होती है, वी डोंट हैव दैट थिंग फॉर अ स्ट्रगल, राइट। तभी तो चलो ऐसा था, मतलब खेलना था मुझे तब उस टाइम पे। क्रिकेट तो बट उस देन एज में सबके लिए एक क्रिकेट ना एक इमोशन या है। मतलब इमोशन था, बट इट्स काइंड ऑफ लाइक कि सबको होता है, राइट, कि मैं हाँ मुझे क्रिकेट खेलना, मुझे आगे भी जाना है, काइंड ऑफ स्टफ, राइट। तो वो एक थोड़ा सा चीज़ था। लेकिन एक दूसरा बहुत ही सीरियस चीज़ जो मैं करना चाहता था वो वाज एंकरिंग। मुझे एंकरिंग का बहुत ही शौक था। मैंने मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइम में एंकरिंग बहुत किया। ऐसा नहीं कि आई वॉज वेरी गुड फ्रॉम द राइट बिगनिंग, फ्रॉम द बिगनिंग इटसेल्फ। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में वगैरह में करता था। ऐसे गालियाँ भी पड़ती थी, मिस्टेक्स भी बहुत करता था, बोलते बोलते फंबल होता था, राइट। उसके पहले स्कूल में मैं इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेता था, स्पीचेस वगैरह में। तो दैट वाज काइंड ऑफ लाइक वेरी क्लोज टू मी। तो कॉलेज के टाइम में मैंने एंकरिंग की, मैंने 6 साल तक की। अभी मैंने यहाँ पर कनाडा में आके 2-3 साल मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि टाइम नहीं था और थी भी नहीं। नाउ आई हैव स्टार्टेड इट अगेन। मैं यहाँ पर छोटी छोटी इवेंट्स में, हम जो हमारी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें करता हूँ। एंड आई एम लुकिंग टू गो आउटसाइड एज वेल, कि अगर कोई और इवेंट्स हो रही है, और ये पैसे कमाने के लिए नहीं है, इट्स जस्ट मेरे शौक की बात है एंड इट्स काइंड ऑफ थिंग। तो अगर ये कुछ नहीं होता तो मैं वो होता। तो ये बोल सकते हैं ना, अगर कोई इवेंट मैनेजर ये वीडियो देख रहा है ना, अगर आपको एंकर चाहिए ना तो भाई बुला लेना भाई, मैं पैसे नहीं लूंगा, ऐसे ही कर दूंगा। तो मतलब मैं प्रोफेशनली सीखना भी चाहता था। स्कूल मतलब काइंड ऑफ उसका मुझे उसका एजुकेशन लेना था, बट फिर वो चीज़ छूट गई, करियर अलग हो गया, काइंड ऑफ स्टफ। तो अगर ये कुछ नहीं होता तो मैं शायद वो होता। सो या दैट्स अ नाइस अप्रोच। वैसे भी आपने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, आपने वो टीचिंग भी किया है, सो यू माइट हैव ट्राइड दैट वन टू। सो या कमिंग टू एंड ऑफ द पॉडकास्ट, सो होप यू रियली लाइक द क्वेश्चंस एंड योर जर्नी। बहुत ही मज़ा आया बात करने में। इस काइंड ऑफ लाइक हल्का फील होता है, राइट। पूरा सब एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद किसी मतलब किसी के साथ, राइट। तो वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। या इस पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही अमेजिंग एपिसोड्स के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू CIS, और हम आपके लिए एवरी वेडनेसडे लाते रहेंगे न्यू एपिसोड्स। सी यू ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे।